नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्मान सिंह एक बार आप सभी दोस्तों का फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं अपने सी के प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था कि सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिए, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। तो अब आपको हम बात करने वाले हैं इसमें कि जो पॉइंटर के टर्म्स छूटे थे, जैसे वाइड पॉइंटर हो गया, प्री प्रोसेसर हो गया, मैलॉक और फ्री फंक्शन हो गया, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो.h क्यों लिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों की बात हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज द वाइड पॉइंटर। वाइड पॉइंटर होता क्या है? तो अभी तक हमने जाना था किसी भी पॉइंटर को डिफाइन करते समय हमें उसे यह बताना पड़ता है कि वह किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। ओके, तो अभी मैं एक कोड दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर आ जाओ बेटा थोड़ा सा। यानी कि अभी इसको हमें बताना पड़ रहा है कि वाइड पॉइंटर को, यानी कि किस तरह के वेरिएबल को यहाँ पे वो उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। अभी जैसे इंट पी में इंट का एड्रेस स्टोर करेगा। वाइड पॉइंटर वह होता है जो किसी तरह के वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर सकता है। इसलिए जब वाइड पॉइंटर से हम मान को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उस समय हमें यह बताना पड़ रहा है कि वह मान हम इंट की तरह पढ़ना चाहते हैं या कैरेक्टर की तरह या फ्लोट की तरह पढ़ना चाहते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया, आपने प्रोग्राम ऊपर देख लिया होगा। बिगिन में मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया डेटा टाइप डिक्लेयर किया, जिसको भी बाद में मैंने इनिशियलाइज कर दिया ए से, यानी कि a=7। उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया फ्लोट के डेटा टाइप को, यानी कि 7.6। फिर से दोबारा इसको इनिशियलाइज किया। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया पॉइंटर p को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये पॉइंटर p को मैंने यहाँ पे मैंने पॉइंटर p को, वाइड पॉइंटर p को मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, जो कि क्या करेगा, वाइड होगा। कैसा रहेगा, वाइड होगा। और इसको मैंने क्या कर दिया भाई कि बंदे को मैंने कह दिया कि अब ये जो भी डिक्लेयर, ये पॉइंटर को मैंने p कर दिया एज ए वाइड। उसके बाद मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि p पॉइंटर टू a। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट भी करवा दिया, ठीक है, जो भी इंटीजर वेरिएबल होगा, यानी कि p यहाँ से मैंने, यानी कि वो इंट वाले को मैंने यहाँ पे वैल्यू कॉल कर ली है, ठीक है। अभी मैं बता दूँ आपको, इसमें टाइप कास्टिंग भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने इंट की वैल्यू को फ्लोट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको। अभी ये जो p आपको दिख रहा है, इसको मैंने फिर b से इनिशियलाइज कर दिया। किससे इनिशियलाइज कर दिया भाई, b से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, b से डिक्लेयर कर दिया सॉरी। उसके बाद फ्लोट की वैल्यू को मैंने, फ्लोट जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा ली। तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी b यूजिंग पॉइंटर p। अब यहाँ पे लास्ट में हमारा वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे थ्योरेटिकली अगर किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। द वाइड पॉइंटर इन C इज अ पॉइंटर विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी डेटा टाइप्स। इट पॉइंट्स टू सम डेटा लोकेशन इन द स्टोरेज, मीन्स पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल पर्पज पॉइंटर इन C, लाइक मैलॉक, कैलॉग फंक्शन, रिटर्न वाइड और जेनेरिक पॉइंटर। ये जो सारे हैं, ये सारे टर्म्स हैं। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैलॉक और फ्री फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं मैलॉक और फ्री फंक्शन क्या करता है। कि जब आप पॉइंटर के बारे में पढ़ रहे थे स्टार्टिंग, यानी मेरी पिछली वीडियो में, तो जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वह उस समय कहाँ चला जाता है, मेमोरी में चला जाता है। अब भाई अगर कोई वेरिएबल हम डिफाइन कर दें, वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में चला गया। अब जब मेमोरी वो चला गया तो भाई मेमोरी में उसको जगह मिल जाएगी रहने के लिए। भाई चलो भाई तू चला गया रहने के लिए, ठीक है, तो मेमोरी में उसको जगह मिल गई। अब हम पॉइंटर का प्रयोग करके उसमें मेमोरी में उसका एड्रेस भी जान सकते हैं। तो मेमोरी में जगह पाने का एक दूसरा तरीका क्या है, मैलॉक है। हम वेरिएबल को बिना स्टोर किए मैलॉक फंक्शन का यूज़ करके भी मेमोरी में हम वहाँ पे जगह पा सकते हैं। तो मैलॉक को कॉल करने पर वहाँ पे 4 बाइट की मेमोरी की जगह मिलती है और उसका एड्रेस भी रिटर्न होता है। आपको याद होगा कि इंट 4 बाइट की जगह लेता है, इसलिए मैलॉक कॉल करने पर एक इंट के लिए मेमोरी मिल जाती है। मैलॉक एक मेमोरी का एड्रेस देता है, उसमें किसी भी टाइप का डेटा आप रख सकते हैं, चाहे इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, डबल कैर, एरे हो। इसलिए मैलॉक वाइड पॉइंटर यानी कि वाइड स्टैक रिटर्न करता है। और मैलॉक का प्रयोग इंट स्टोर करने के लिए हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम पॉइंटर का करते उसमें करते थे। पॉइंटर में क्या करते थे कि मेमोरी में एड्रेस को एलोकेट करने के लिए, किसी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। तो आपको बता दूं यहाँ पे ये कुछ डिफिनेशन मैंने लिखी है। द फंक्शन मैलॉक एंड फ्री, द फंक्शन द मैलॉक इज यूज्ड टू एलोकेट सर्टेन अमाउंट memory during the execution of a program. The malloc function will request a block of memory from to heap
इफ द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी रिजर्व द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब ये फ्री फंक्शन क्या करता है, सपोज दैट मैंने मेमोरी को एलोकेट कर दी और जो मेला फंक्शन है उसमें मैंने कोई लूप लगा दिया और लूप इनफाइनाइट में चला गया, तब तो भाई जब तक खजान लूप तुम्हारा चलता रहेगा धड़ 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 खतरनाक तरीके से। और क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता रहेगा, भाई मेमोरी देता रहेगा, भाई तू लेता रहे खाता रहे। अब ऐसे में अगर वहाँ पे हमने फ्री फंक्शन यूज़ नहीं किया तो क्या करेगा, हमारे सिस्टम की मेमोरी को सारी ले लेगा और सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा। अब भाई आपके ऊपर हम ईंट के ऊपर ईंट ला देते रहे, ऐसी कंडीशन में आपकी स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी आप मर भी सकते हो, आप बीमार भी हो सकते हो, आपका हर हाथ पैर भी टूट सकता है। तो ये जो वो आता है, क्या कहते हैं यार, सिचुएशन आती है वो मेलॉक फंक्शन में। अभी मैं डिसाइड कर दूँ भाई इतने ईंटों के बाद तुम्हारे ऊपर ईंटें नहीं लगेंगी, ठीक है। अगर मैं आपको कर दूँ 10 ईंट के बाद आप अपने ऊपर ईंट नहीं ले जा सकते, तो वही काम फ्री फंक्शन का है कि जो मेलॉक फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है, उसको रोकता है कि भाई अब तू मेमोरी में इसको जगह देना बंद कर दे। तो यही काम होता है फ्री फंक्शन का। अगर वही बात करें प्री प्रोसेसिंग की, तो प्री प्रोसेसिंग किसी भी प्रोग्राम में जो हैश यानी कि हैश से शुरू होती है उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं। कंपाइलर हर एक स्टेप में इन्हें प्रोसेस करके प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि मैं आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये क्या करता है कि कंपाइलर जो पहले स्टेप में वो उसके कोड को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और उसके बाद जो वहाँ पे प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज होती है उसके बाद लिखे गए फाइल के कंटेंट को उसकी जगह लिख देता है। कुछ और भी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज होते हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। तो अभी सपोज दैट आप एक तरीके से भी जान लो, यह एक मैक्रो होता है जो कि पैरामीटर भी ले सकता है और इसका प्रयोग करने पर जो प्रोग्राम कंपाइलर होता है, वो प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जहाँ भी ऐड होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन जो भी होगा वहाँ पे कुछ भी कर सकता है ये। यानी कि जहाँ अगर हमने लिखा है 30 वहाँ पे 10 + 10 भी कर सकता है, 10 + 10 + 10 3 टाइम भी कर सकता है कुछ, यानी कि कोई भी वैल्यू ले सकता है वेरिएबल या कुछ। और अगर ऐड सपोज दैट मैंने ऐड 4 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कमेंट करके, जैसे मैंने ऐड लिखा, ठीक है, ऐड लिखने के बाद हमने यहाँ पे इतना लिखा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकता है वो, इसकी जगह भैया ये कर सकता है बंदा कि 4 + 5 ऐसा भी कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकली क्या देखा जाए, ये पॉसिबल है नहीं, ये सिर्फ इस तरह से पॉसिबल है। तो ये जो कंटिन्यूटी आएगी, तो अभी यहाँ पे मैंने ऐड यूज़ किया तो वो ऐड को इसी तरह से लेगा जो कि ना कि मैथमेटिकली लेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। अगर मैं आगे आपको बताना चाहूँ, अगर सपोज मैंने जो एरिया का कोड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने studio.h लिया जाता है कि प्रिंट अप हमारा चल सके। जो ये प्रिंट अप है हमारा, ये कहाँ पे है, इस फाइल के अंदर, हेडर फाइल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद हमने यहाँ पे रेडियस लिया, ठीक है, फ्लोट वैल्यू ली, अब इसका जो एरिया उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है, फॉल्स। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एरिया का फार्मूला लिखा। भाई किसी भी सर्कल का एरिया निकालना हो आपका तो क्या करेंगे, πr² करेंगे, यानी कि r = रेडियस हो गया, पाई यानी उसकी वैल्यू 22/7 हो गई या 3.1415 हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में आपने यहाँ पे देखा मैंने इंट रेडियस लिया, यानी कि r की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू हमने कितनी दी थी, 30 दे दी, और यहाँ पे फ्लोट दे दिया, फ्लोट की वैल्यू भी दे दी। भाई एरिया हमारा फ्लोट में भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू पॉइंट में है, यानी कि डेसिमल वैल्यू में है, ठीक है। उसके बाद ही आप देखिए कि मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट अप कर दिया, इसके साथ साथ एरिया को भी यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फ्लोट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया सेंटीमीटर, यानी कि उसका कोई काम ही नहीं है, इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है कि जो प्रोग्राम हमारा पढ़ता नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बात कर ली है कि कंपाइलर हमारा इसको नहीं पढ़ेगा, इस लाइन को ध्यान नहीं देगा, ये बकवास लाइन है, फालतू आदमी है। तो अब इसको हम रन करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो जो एरिया का सर्कल था वो आपको यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको आ गई। तो ये होता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अभी आप डिफिनीशन के तौर पर देख लो, ए प्री प्रोसेसर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एट ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन ऑन कंप्यूटर hardware and application program. It perform to pre-processing of the high level language यानी HLL, pre-processing the first step of the language processing system. Language processing system translate the code
high level language to machine level language, or absolute machine code of the form that can be understood by machine. The preprocessor doesn't know about the scope rule of C. Preprocessor directories like hash define come into effect as soon as they are seen and remain in effect until the end of the field that contains theme. The program block structure is irrelevant. Okay, अगर वहीं हम बात करें कि why we write has include studio.h, हम भाई हैज studio.h क्यों लिखते हैं? तो शुरू में हमने पढ़ा था कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इस प्रक्रिया को प्रोसेस को कंपाइल करना कहते हैं, ठीक है। और जब ये कंपाइल की प्रक्रिया कई स्टेप में होती है, तो इसके पहले हम जान लें कि साथ ही साथ हमें यह जानना होगा कि किसी भी प्रोग्राम को शुरू होने में हैज इंक्लूड स्टूडियो.h क्यों लिखते हैं। तो हम जानते हैं प्रिंटअप भी एक फंक्शन है, यह फंक्शन स्टूडियो.h फाइल में डिफाइंड और डिक्लेयर होता है, ठीक है। जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, हैज इंक्लूड.h फाइल को हटाकर इसकी जगह जो इस प्रिंटअप का कोड होता है या जो इसकी जगह स्टूडियो.h का फाइल का कंटेंट होता है वो उसको डाल देता है। इसी प्रक्रिया को ही प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है, मैंने पीछे में बताया आपको भी। ऐसा करने से प्रोग्राम को यह पता चल जाता है कि प्रिंटअप फंक्शन कहाँ है और किस तरह से डिफाइंड है और उसे किस तरह से रन करना है, अन्यथा आपको एरर आ जाएगी। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से केवल है सॉरी कमेंट, इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोड को सेव किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको जैसे रन किया, देखो यहाँ पे एरर आ गई, प्रिंटअप वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, या और जैसे मैं इसको हटाऊंगा देखो एरर गायब हो जाएगी तुरंत जादू की तरह, ठीक है। गायब हो गया, हमारा कोड भी एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे कोई एरर आई नहीं आई। तो ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए, पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी। और जो इस पर पावर पॉइंट है और जो भी कोड है, मैं इसे अपने क्लासरूम के कोड पे अवेलेबल आपको करवा दिया हूँ। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं।